टॉपर्स टेस्ट में स्वागत है। हमारा अगला टॉपिक है सिटीजनशिप चैप्टर में लक्ष्मीकांत में सब टॉपिक सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये किसके बारे में डील करता है कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में 26 जनवरी 1950 के बाद में क्या होगा आफ्टर। तो ये दो चीजों के बारे में बताता है, एक्विजिशन कैसे तो सिटीजन आप बन सकते हैं और कैसे आपकी सिटीजनशिप खोई जा सकती है, छीनी जा सकती है। तो ये आफ्टर 26 जनवरी 1950 को डिसाइड करता है। और शुरू में देखें तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप थी, लाइक जो ब्रिटेन ने जिन जिन कंट्री को कॉलोनाइज किया था उनको उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी थी, जो कि 2003 में एक अमेंडमेंट आया इसी एक्ट में, उससे वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप इंडिया के रिस्पेक्ट में रिमूव कर दी गई। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद में दो सिटीजनशिप थी, एक कंट्री की और एक ऑर्गेनाइजेशन की, कॉमनवेल्थ की। अभी हमारे पास एक्विजिशन के बारे में बात करें तो ओरिजिनली 5 टाइप की एक्विजिशन थी। सिटीजनशिप 5 टाइप से एक्वायर की जा सकती थी। यहाँ के आप यहीं पे पैदा हुए हो, डिसेंट मतलब बर्थ आपका बाहर हुआ है, लेकिन आपकी आपकी जो पेरेंटल लाइन है वो कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ी हुई है। रजिस्ट्रेशन सर्टेन कंडीशन के साथ में आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं और इसको हम रजिस्ट्रेशन बोल देते हैं। नेचुरलाइजेशन मतलब काफी टाइम से आप इंडिया से जुड़े हुए हो या फिर इंडिया में रह रहे हो काफी टाइम से, कि आपने सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया के एज ए कल्चर और या फिर एज ए लैंग्वेज आपने एक्वायर कर लिए हैं, इतने टाइम से आप रह रहे हो, तो वो नेचुरलाइजेशन में मोटा मोटा आ जाएगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी फिफ्थ, कि आपने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली और जैसे ही आप कोई लैंड एक्वायर करते हो तो उसके साथ में जो वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनको भी आप सिटीजनशिप बना देते हो। किन किन लोगों को बनाएंगे, कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिर बाद में ये 1950 के बाद में अमेंडमेंट होते हैं तो उनमें कुछ दो स्पेशल प्रोविजन जोड़े जाते हैं। आसाम अकॉर्ड, ये सिर्फ आसाम में रहने वाले लोगों के लिए है और इनमें स्पेशल प्रोविजन था कि कैसे सिटीजन बन सकते हैं। दूसरा रिसेंटली आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से माइग्रेटेड लोग जो इंडिया में माइग्रेट हुए ड्यू टू वेरियस रीजन, यहाँ पे 6 कम्युनिटी है, उन्हीं को सिटीजनशिप देने के लिए स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे दिए गए। फिर आपकी सिटीजनशिप लॉस कैसे होगी, रिनंसिएशन, आप कह देते हो मैं सिटीजन नहीं रहना चाहता, आप रिनंसिएट कर देते हो, आप अनाउंस करते हो कि मैं सिटीजन नहीं रहना चाहता इस कंट्री का। टर्मिनेशन, कि आपका सिटीजनशिप खत्म कर दिया जाता है। थर्ड डेप्रीवेशन, आपको डेप्राइव कर दिया जाता है सिटीजनशिप से। तो टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन में थोड़ा सा अंतर है, वो हम जब लॉस ऑफ सिटीजनशिप पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम बर्थ बाय बर्थ सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सिटीजन कौन बन सकता है बाय बर्थ, मतलब इंडिया में आप पैदा हुए हो। और यहाँ पे 3 टाइमलाइन दी गई है। पहली टाइमलाइन 1950 से 1987 के बीच में, अगर आप सिर्फ पैदा हो गए इंडिया में, सिर्फ पैदा हो गए और आपके पेरेंट्स की नेशनलिटी क्या है वो मैटर नहीं करती, तो आप इंडिया के सिटीजन हैं। 1987 से 2004 के बाद में अगर आप इंडिया में पैदा हुए प्लस में आपका कोई एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए आपके बर्थ के टाइम में, तभी आप इंडिया के सिटीजन होंगे। तीसरी टाइमलाइन है 2004 के बाद में, वो ये है कि आप इंडिया में बोर्न हुए प्लस में आपका कोई एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और इसके प्लस में जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इसमें तीसरी एक कंडीशन और आ जाती है, दोनों ही पेरेंट अगर सिटीजन हो तो भी चलेगा। इसमें मोस्ट ऑफ दी जो इंडियन सिटीजन है, हम लोग हैं, तो वो दोनों ही पेरेंट जो इंडियन सिटीजन है उसकी कैटेगरी में आते हैं। तो बाय बर्थ वी आर इंडियन सिटीजन। इसमें क्या होता है, मान लो किसी का कि फॉरेन डिप्लोमेट इंडिया में पोस्टेड है, जैसे एम्बेसडर हो गए, या फॉरेन जो दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट सर्वेंट है वो यहाँ किसी तरीके से आए हुए हैं और तब उनका बर्थ हो जाता है इंडिया में उनके बच्चों का, तो वो एलिजिबल नहीं है सिटीजनशिप के लिए। एनिमी एलियन, मान लो कि किसी के साथ कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, चाइना, पाकिस्तान या कोई और कंट्री, और वो किसी तरीके से इंडिया में घुस जाता है और उस टाइम वहां पे बच्चा पैदा हो जाता है उनके, तो भी वो सिटीजन नहीं होगा। फिर है डिसेंट। डिसेंट का जो मेन मोटो है वो है कि आप बाहर, कंट्री से बाहर आपका बर्थ हुआ है, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट जो है, कोई एक पेरेंट या पेरेंट है, तो आप वो इंडियन सिटीजन है जब आप पैदा हुए। तो इसमें भी 3 टाइमलाइन हमारे पास, उसमें 1987 जो एक टाइमलाइन थी और 2004 टाइमलाइन थी और एक 1950।
इसमें 1987 ना होके 1992 है। तो देखते हैं, आप इंडिया से बाहर हुए, पैदा हुए, प्लस 1950 से 1992 के बीच में जब आप पैदा हुए तब आपके फादर इंडियन सिटीजन थे। तो उस टाइम क्या है, मेल डोमिनेंस था, फिर धीरे धीरे जेंडर इक्वलिटी आई, तो फिर आइदर ऑफ पेरेंट कर दिया गया। तो इसी तरीके से आप 1992 से 2004 के बीच में अगर आप इंडिया से बाहर बोर्न हुए हो, प्लस में आपका कोई एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन है, तो आप बाय डिसेंट इंडिया के सिटीजन हो। 2004 के बाद में ये दो कंडीशन तो है ही कि आप बोर्न आउटसाइड है और आइदर ऑफ पेरेंट शुड बी इंडियन सिटीजन, प्लस में आपकी जो बर्थ है विद इन 1 ईयर, इंडिया के जो ऑफिस रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, हर कंट्री के ऑफिस दूसरी कंट्री में कहीं ना कहीं छोटे छोटे ऑफिस, अपने जो लोग होते हैं, अपने जो सिटीजन होते हैं उस कंट्री में किसी वजह से काम करने के, उनकी हेल्प करने के लिए उस कंट्री में ऑफिस खुले रहते हैं। तो उनको काउंसलेट बोला जाता है, डिप्लोमेटिक ऑफिस बोला जाता है, एम्बेसी बोला जाता है। तो बर्थ होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको इन जो इंडिया के ऑफिस है दूसरी कंट्री में जहां आप रह रहे हो, तो वहां आपको रजिस्टर करवाना होगा। मान लीजिए 1 साल के बाद रजिस्टर नहीं करवाया, तो आप परमिशन लीजिए यूनियन गवर्नमेंट की और तब आप रजिस्टर करवाइए। उसी के साथ पेरेंट को जब रजिस्टर करवा रहे हैं, अंडरटेकिंग देना होगा, अंडरटेकिंग देना होगा 1 साल के बाद में, 1 साल के बाद जब रजिस्टर करा दें कि हमारा जो बच्चा है उसके पास दूसरी कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। अब ये रजिस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि इंडिया में दो डुअल सिटीजन का रूल नहीं है। इंडिया की एक ही सिटीजनशिप हो सकती है, सिर्फ इंडिया की। अगर इंडिया की साथ में किसी की सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली इंडिया की जो सिटीजनशिप है आप वो आपकी खत्म कर दी जाएगी। तो इसीलिए अगर जो माइनर चाइल्ड है वो दूसरी कंट्री का सिटीजन भी है, अब ये क्यों है कि जैसे ही वो बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन आपने रजिस्टर करवा लिया, लेकिन कुछ कंट्रीज में क्या है कि बाय बर्थ जैसे ही आप उस कंट्री में बर्थ लेते हो, उस कंट्री के हॉस्पिटल में या कहीं भी उस कंट्री में पैदा हो गए, तो बाय बर्थ अपने आप इंडिया का वो उस कंट्री का सिटीजन बन जाते हो। जैसे हमने यहाँ पे इंडिया के रेस्पेक्ट में भी देखा था, ये आप देखिए कि 1950 से 1987 के बीच में आप बाय बर्थ ही इंडिया के सिटीजन बन जाते हो, नेशनलिटी ऑफ पेरेंट मैटर नहीं करती है। तो ऐसा आप ऐसे किसी देश में रह रहे हो जहाँ ये ऐसा रूल है, और ऐसा रूल है और आप इंडिया के सिटीजन भी हो बाय डिसेंट, तो क्या करना होगा उस बच्चे को? उस बच्चे को ये करना होगा कि 18 साल जैसे ही फुल एज आएगी उसकी 18 साल, और 18 साल होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको बताना होगा कि वो किसका सिटीजन रहना चाहता है। इंडिया का अगर सिटीजन रहना चाहता है तो रिनाउंस करना होगा दूसरी कंट्री की सिटीजन, उसको अनाउंस करना होगा, डिक्लेयर करना होगा कि मैं इस कंट्री की सिटीजनशिप मैं खत्म करता हूं। अगर नहीं करता है तो वो इंडिया का सिटीजन वो नहीं होगा। ठीक है, ये उस केस में है जब जब जो कंट्री है बाय बर्थ ऑटोमेटिकली उस बाय बर्थ है ऑटोमेटिकली जन्म अगर उस कंट्री में हुआ है तो आपको सिटीजनशिप दे देती है। और ये जो केस है एप्लीकेशन ऑफ वो वाला, ये जब वो उसके लिए है जब जब जो पेरेंट है 1 साल के बाद में जो बच्चे की बर्थ है, वो 1 साल के बाद में आफ्टर 1 ईयर बच्चे की बर्थ रजिस्टर करवाते हैं इंडियन काउंसुलेट में बाय रजिस्ट्रेशन। अब आप एप्लीकेशन देते हो, रजिस्टर करवाते हो अपने आप को इंडिया के सिटीजन बनने के लिए। तो इसमें क्या है, रजिस्टर कहाँ कराएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑफिस बना सकती है कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन दीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट में का मतलब है उसकी डिस्क्रेशन है, मर्जी है आपको सिटीजनशिप दे या ना दे। किसको कोई भी जो पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन इन फॉलोइंग कैटेगरी 7 यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, इनमें से एक होना चाहिए, एनी ऑफ द कैटेगरी। इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इलीगल माइग्रेंट के लिए भी दो असम अकॉर्ड है, स्पेशल प्रोविजन देखा था, असम अकॉर्ड है, सीए 2019 है, उनमें कुछ प्रोविजन दिए गए इलीगल माइग्रेंट के लिए भी, सिटीजनशिप देने के लिए। तो देखते हैं, जो पहला कैटेगरी है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की क्या है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है खुद या पेरेंट, कोई भी एक पेरेंट, आप अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए 15 अगस्त 1947 से पहले। अगर बाद में पैदा हुए तो ऐसी टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट बन गई, जैसे गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, ये दूसरी कैटेगरी में आएगा। पहला जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अगर आप पैदा हुए हो। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन
जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है 7 साल से, बहुत सिंपल सा है, 7 साल से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में रिसाइड कर रहा है। दूसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के जो अनडिवाइडेड इंडिया है उससे बाहर रिसाइड कर रहा है। अब कितने साल, ये उसमें नहीं दिया गया है। तीसरा, वो शादी कर रखी है इंडिया का जो सिटीजन है उससे, और 7 साल इंडिया में रहा है एप्लीकेशन देने से पहले, ठीक है। और फिर छोटे बच्चे जो इंडिया के सिटीजन हैं वो रजिस्टर करा सकते हैं, है ना। और जो फुल एज कैपेसिटी है, जिनके पेरेंट सिटीजन है, वो रजिस्टर करा सकते हैं। फिर पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, खुद या पेरेंट पहले इंडिया के सिटीजन थे, खुद या कोई एक पेरेंट पहले इंडिया के सिटीजन थे और वो इंडिया के अंदर आते हैं, 12 महीने तक रहते हैं, फिर एप्लीकेशन देते हैं। इसका मतलब एप्लीकेशन अगर अगर आज आज 1 जनवरी है 2024 में, तो वो कम से कम 1 जनवरी 2023 से इंडिया में रह रहे हो, तब जाके वो 1 जनवरी 2024 को एलिजिबल होंगे एप्लीकेशन देने के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए। फिर 18 साल से ऊपर इंसान, ऐसा पर्सन जो ओसीआई कार्ड होल्डर है। ओसीआई कार्ड होल्डर का हम देखेंगे। ओसीआई कार्ड होल्डर मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहता है जिसके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या मदर वो इंडियन ओरिजिन के रहे हुए हो, इंडियन ओरिजिन मतलब हो, जो इवन अनडिवाइडेड इंडिया जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो वहाँ के भी कुछ कुछ प्रोविजन है। बेसिकली ये है कि वो इंडियन ओरिजिन है उनका, कैसे न कैसे उनकी जो ब्लड लाइन है, उनका खून है, वो इंडिया का कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो ऐसे कार्ड होल्डर जिनके पास ओसीआई कार्ड, इनको कार्ड दिया जाता है और वो 5 साल से ओसीआई कार्ड होल्डर है और वहीं 12 महीने से इंडिया में रह रहे हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 7 साल इंडिया में रहे, बाहर रह रहा हूँ अनडिवाइडेड इंडिया में, फिर इंडियन सिटीजन से मैरिड हो, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, फुल एज, फिर ये तो बच्चे हो गए, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। फिर आता है कोई इंसान जो पहले इंडिया का सिटीजन था, पहले इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का सिटीजन था, लेकिन बाद में अब सिटीजनशिप लेने के लिए रजिस्टर करना चाह रहा है। फिर आ रहे हैं कि उसके बहुत पहले पुश्ते इंडिया की सिटीजन मतलब सिटीजन थे और अब वो 5 साल तो उसने ओसीआई कार्ड होल्डर मतलब 5 साल उसने रजिस्टर कराया कि वो इंडिया का खून है उसमें, और फिर वो 12 महीने यहाँ पे रहता है और फिर वो रजिस्टर करवाता है। और ऐसे सारे रजिस्टर्ड लोगों को एक ओथ लेनी होगी। वो ओथ कैसे लेंगे कि एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ना किसी भगवान के लिए, ना कि किसी भी टाइप के सुपरनेचुरल पावर के लिए, वो ओथ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, दैट एग्जिस्ट एंड वी नो ऑल्सो। और वो सारे कानून को मानेंगे इंडिया के और सारी ड्यूटीज निभाएंगे सिटीजन होने की इंडिया में। ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। फिर आते हैं नेचुरलाइजेशन, कि बहुत टाइम से इंडिया में रह लिया और कुछ कुछ इंडिया के जो करेक्टर है इंडियन होने के वो एक्वायर कर लिए, तो कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट कर सकता है, मेड डिस्क्रेशन है टू एनी पर्सन, किसी भी इंसान को जो इलीगल माइग्रेंट नहीं है। तो इसमें भी कुछ कुछ जो प्रोविजन है वो इलीगल माइग्रेंट होने के वो रिलैक्स कर दिए गए आसाम अकॉर्ड के अंडर में, और दूसरा रिलैक्स कर दिया गया जो सीए 2019 आया है उसके अंडर में। अब पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन में देखेंगे तो उन 7 में से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन इनमें से सातों की सातों जरूरी है, ऑल। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो इंसान नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, वहां पे इंडियन सिटीजन बनने से नहीं, सिटीजन बनने से प्रिवेंट ना, उनको मना ना किया जाए बाय नेचुरलाइजेशन। ऐसा कंट्री जहां पे नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजन नहीं बन सकते, तो वो कंट्री के लोग यहाँ पे भी इंडियन सिटीजन नहीं बन सकते बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अंडरटेकिंग, उसको अंडरटेकिंग देना होगा कि अगर मेरे को इंडियन सिटीजन मिल जाती है तो मैं दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ दूंगा, ठीक है। और तीसरा है कि इंडिया में रहा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो, या दोनों को मिला के
बोथ पार्टली अलाउड का मतलब दोनों थोड़ा थोड़ा भी अगर हो, दोनों को मिला के वो 12 महीने हो गए हो एप्लीकेशन, जो नेचुरलाइजेशन के एप्लीकेशन से पहले 12 महीने हो गए, ठीक है। फोर्थ, इंडिया में रहा हो, ये इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो, 12 महीने हो गए हो उसको, और 12 महीने से पहले एप्लीकेशन देने से 12 महीने पहले तो इंडिया में रहा हो, और उससे पहले 14 साल, उससे पहले 14 साल। तो यहाँ मानिए कि एक इंसान 1/1/24 को अप्लाई कर रहा है, कब अप्लाई कर पाएगा? 12 महीने तो लगातार वो इंडिया में रहा हो, तो 1/1/23 से 1/1/24 में इंडिया में रहा हो, और उससे पहले 1/1/23 से 14 साल पहले मतलब 1/1/9/2009। तो यहाँ 1/1/2009 से लेके 1/1/2023 का पीरियड काउंट होगा 14 साल। 14 साल में से वो 11 साल लगातार नई टुकड़ों में भी वो इंडिया में रहा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो, ये जरूरी है। 14 में से 11 साल, और एप्लीकेशन देने से जस्ट 12 महीने लगातार पहले लगातार वो इंडिया में रहा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में रहा हो, और 14 साल में से 11 साल का जो पीरियड है वो उसने इंडिया में बिताया हो। कोई जरूरी नहीं लगातार 11 साल, 12 महीने तो लगातार है, लेकिन ये जो 14 में से 11 साल है वो लगातार नहीं है, लेकिन 14 में से काउंट करें टोटल तो 11 साल उसने इंडिया में बिताया हो। अब ये 11 साल की जो पीरियड है वो सीए 2019 ने, जो 2019 में अमेंडमेंट आया था, उसने चेंज कर दिया। किन के लिए? वो जो 6 कम्युनिटी हैं जो, और 3 कंट्री से जो माइग्रेट हुए इंडिया में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अच्छा करेक्टर हो इन सब के साथ में, पांचवा जो है कि अच्छा करेक्टर भी होना चाहिए, और एक लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए जो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, उनमें से नॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ साथ नेचुरलाइजेशन मतलब सिटीजन बनने के बाद जो नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसकी इच्छा हो इंडिया में रहने की, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सर्विस करने की। अब जिसमें भी पहले काम कर रहा, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका इंडिया मेंबर हो, सोसाइटी, कंपनी या बॉडी ऑफ जो भी हो। इसके साथ नेचुरलाइजेशन में गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट सारी कंडीशन वेव माफ कर सकती है, या कोई एक, लेकिन किसके लिए? सबके लिए नहीं। कोई एक ऐसा इंसान जिसने अच्छी सेवा दी हो साइंस के क्षेत्र में, फिलोसफी के फील्ड में, आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस। और रजिस्ट्रेशन की तरह यहाँ भी एक ओथ लेनी होगी, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कि आप एलिजियंस हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए हो, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके लिए है, इसकी ओथ लेनी होगी। पांचवा जो तरीका है सिटीजनशिप का, कि कोई टेरिटरी, कोई पार्ट जो इंडिया में नहीं है इस टाइम एरिया, वो इंडिया का मान जाता है। सपोज इंडिया, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इंडिया का पार्ट बन जाता है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनमें से स्पेसिफाई करेगी, बताएगी कि कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो सबसे पहले हु कैन बिकम, और फिर एक डेट नोटिफाई करेगी, फ्रॉम व्हेन सिटीजन बन सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, हु कैन बिकम और फ्रॉम व्हेन। तो ऐसे नहीं जैसे एक्वायर किया तब से इंडिया का सिटीजन बन गए, या जो भी वहां पे रह रहे हैं सब सिटीजन बन गए, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे स्पेसिफाई करते हैं? एक सिटीजनशिप ऑर्डर निकलता है, जैसे पौंडीचेरी के रेस्पेक्ट में सिटीजनशिप ऑर्डर निकला। ये ऑर्डर निकालने की पावर कहां से आती है? इसी सिटीजनशिप एक्ट 1955 से आती है। फिर स्पेशल प्रोविजन जो है सिटीजनशिप एक्वायर करने का, आसाम अकॉर्ड के अंदर आता है। तो ये अमेंडमेंट होता है 1985। आसाम अकॉर्ड के बारे में जानते हैं कि 1960 के आसपास, और 1960 से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में, बांग्लादेश जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहां पे नॉन मुस्लिम, स्पेशली नॉन मुस्लिम लोग काफी माइग्रेट कर रहे थे। कहां पे? इंडिया में। और इंडिया में भी स्पेशली आसाम में। अब होता यह है कि जो असम के लोकल लोग हैं इससे खुश नहीं रहते हैं, तो ये समस्या बन जाती है, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, काफी प्रोटेस्ट चलता है। और प्रोटेस्ट में इस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से निकलता है कि एक एग्रीमेंट होता है, उसको आसाम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। वो किस किस के बीच में होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, और
ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ये 3 जो पार्टियां रहती हैं। अब इस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, कुछ भी इम्प्लीमेंट होगा तो थ्रू लॉ होगा, थ्रू रूल होगा, वो रूल बुक में लिखा जाएगा। सिंपली जस्ट आप एक कहने से इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें 2 कैटेगरी रहती है सिटीजनशिप देने के लिए, कि सिटीजनशिप सिर्फ 2 ही टाइप के लोगों को दी जाएगी। तो इसमें कट ऑफ डेट रखते हैं ये 1966 और 1971। आप साल याद कर लीजिए, यहाँ पे ये देख लीजिए 1 जनवरी है, यहाँ पे 25 मार्च है। तो अगर इससे पहले 1966 से पहले आप आए हो तो आप सिटीजन, फुल सिटीजन, ठीक है। और 1966 और 1971 के बीच में अगर आप आए हो तो आप फुल सिटीजन नहीं हो। अब तो कितने सिटीजन हो, आपके पास सारे राइट्स रहेंगे, सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज सिटीजन, बट क्या नहीं रहेगा, राइट टू वोट। तो जो 1966 से पहले आए उनके पास राइट टू वोट है, और जो 1966 और 1971 के बीच में जो आए हैं, इंडिया में एंटर किया है, उनके पास राइट टू वोट नहीं है। अब दोनों की कंडीशन ये है कि जब से आए हैं तब से वो रह रहे हो इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं गए। अब अब इनके पास राइट टू वोट नहीं है, तो इनको जब सारा अधिकार दे दिया, राइट टू वोट क्यों नहीं है? वो इसलिए कि पहले तो इनको फॉरेनर डिटेक्ट किया जाएगा, फिर इनकी इंटेंशन समझी जाएगी कि इतने साल ये लोग अगर रह रहे हैं विदाउट राइट टू वोट रह सकते हैं क्या। तो इनको इसीलिए चेक करने के लिए पहले तो इनको फॉरेनर डिटेक्ट किया जाएगा, फॉरेनर, फिर इनको बोला जाएगा आप रजिस्टर करो, किस किस के सामने, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आसाम ने मिलकर एक कंसर्न अथॉरिटी बनाई कि जो भी ऐसे माइग्रेंट हैं आसाम में आए हैं तो वो रजिस्टर कर सकते हैं, वैसे ऑफिस बनाएंगे तो वहां पे खुद रजिस्टर करेंगे। डिटेक्ट हुए, रजिस्टर किया, फिर जो फ्रॉम डेट ऑफ डिटेक्शन है 10 साल तक वो सिटीजन नहीं है। लेकिन जैसे ही 10 साल एक्सपायर होते हैं डेट ऑफ डिटेक्शन से, तो मान लीजिए कि कोई इंसान 1 जनवरी 1967 को एज ए फॉरेनर डिटेक्ट हुआ और उसने रजिस्टर कर लिया ऑफिस में, जो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि यहाँ रजिस्टर कीजिए, तो 1 जनवरी 1977 को वो इंडिया का फुल सिटीजन बन जाएगा, इंडिया का फुल सिटीजन बन जाएगा। लेकिन 1 जनवरी 1977 से पहले 67 और 77 के बीच में उसके पास सिर्फ और सिर्फ राइट टू वोट नहीं होगा, बाकी। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा इन 10 सालों में, कि सिर्फ राइट टू वोट का डिफरेंस होगा, बाकी सब सेम होगा, ठीक है। फिर आता है ये करंट सीए, जो काफी फेमस है पिछले 3-4 सालों से, ये अपने आप में शब्द ही काफी फेमस है। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि ये अमेंडमेंट हुआ 1955 में, और इसमें बोला गया कि ऐसे लोग जो इलीगल माइग्रेंट हैं, या जिनके डॉक्यूमेंट, माइग्रेंट विदाउट पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट, इलीगल माइग्रेंट हो गए, या जिनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर भी हो गए, वो भी इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। कैसे और कौन कौन? सबसे पहले ये 6 कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। किन किन देशों से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, ठीक है। अब क्या सारे बन जाएंगे? नहीं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर किए हैं वो हो। अब इनका क्या होगा, जो मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन, जो कोई भी पर्सन विदाउट डॉक्यूमेंट इंडिया के अंदर पाया जाता है और जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो नॉर्मली उनके उनके ऊपर 2 एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। पहला पासपोर्ट एक्ट 1920 और दूसरा फॉरेनर्स एक्ट 1946। तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों को कहा गया कि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया कि इन 2 एक्ट के तहत में इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बाकी अगर नॉर्मल कोई ऑफेंस करते हैं तो इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग या कार्रवाई हो सकती है, मतलब होगी ही अगर कोई कानून तोड़ते हैं तो। अब इसके अंदर में होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट, में मतलब डिस्क्रेशन है, सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी, और इनको सिटीजनशिप किसके तहत दी जाएगी? रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। और आसाम अकॉर्ड में भी यही 2 तरीके थे। और फुलफिल ऑफ स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन ये रही 6 कम्युनिटी, 3 कंट्री और डेट। और एनी प्रोसीडिंग जिनके पास जो कोई भी कार्रवाई चल रही है इनके अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन की, तो वो कैंसिल हो जाएगी आफ्टर सिटीजन, पहले नहीं, आफ्टर जैसी सिटीजनशिप मिलती है।
फिर ये अप्लाई नहीं होंगे 6 शेड्यूल में। और इनर लाइन परमिट, तो बेसिकली आप ये याद रखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट में, अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो ज्यादातर स्टेट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं, ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, और जैसे ये लोग आएंगे तो उनका डिस्टिंक्ट कल्चर डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है, और वहां पे काफी इस चीज का विरोध भी हो रहा है। ये 2019 जो सीए है उससे पहले क्या थे, अगर ऐसे कोई इंसान जो डॉक्यूमेंट के विदाउट है या जिनका डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया तो एलिजिबल नहीं थे अप्लाई करने, लेकिन अब एलिजिबल हैं, सिटीजनशिप की अप्लाई करने के अब एलिजिबल हैं। लेकिन इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको रिलैक्सेशन दिया था ऐसे माइग्रेंट्स। 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि इनके ऊपर ये पेनल कंसिक्वेंस नहीं लगे, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर। और 2016 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने बोला कि आप लॉन्ग टर्म वीजा ले सकते हो इंडिया में रहने के लिए। तो ये दो प्रोविजन इनके 2019 के अमेंडमेंट से पहले इनको रिलैक्सेशन के लिए दिए थे। अब बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजन, आपकी खोई कैसे जा सकती है। 3 तरीके हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। अब किसकी खोई जा सकती है कि जिसने एक्वायर की हो इस एक्ट से पहले, इस एक्ट के अंडर में, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद में, और पहले भी अगर किसी ने एक्वायर की हो तो वो भी, उसका भी सिटीजनशिप का लॉस हो सकता है। रिनंसिएशन की बात करते हैं कि इंसान डिक्लेयर कर दे खुद की कैपेसिटी में, किसी के फोर्स में नहीं या इन्फ्लुएंस में नहीं, डिक्लेयर कर दे कि मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं। और ऐसे ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा, यूपीएससी यही फंसाएगा कि ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है आफ्टर सच डिक्लेरेशन ऑफ रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। नहीं, ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन होगा इस डिक्लेरेशन का, और फिर इस सिटीजनशिप कैंसिल होगी। विदाउट रजिस्ट्रेशन, ये सेल्फ डिक्लेरेशन से, मेयर मात्र सेल्फ डिक्लेरेशन से आपकी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होगी। अगर वॉर में ऐसा कोई डिक्लेरेशन आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस डिक्लेरेशन को विदहोल्ड कर सकती है। जैसे ही रिनंशिएट करता है कोई इंसान अपनी सिटीजनशिप, तो उसका जो माइनर चाइल्ड है, 18 साल से छोटा बच्चा है, वो भी सिटीजनशिप खो देता है। ठीक है। अब जैसे ही वो छोटा बच्चा खो देता है, लेकिन जैसे ही वो, उसका बच्चा 18 साल से बड़ा होता है, 18 साल का होता है, तो वो सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकता है विद इन 1 ईयर। मतलब 18 प्लस 1, 19 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर वो कह सकता है आई वांट टू रिज्यूम इंडियन सिटीजन। उससे पहले हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन जो डिसेंट था, डिसेंट में जो जो माइनर चाइल्ड है, अगर जो माइनर चाइल्ड है अगर उसके पास बाय बर्थ, क्योंकि डिसेंट में बर्थ हमारा दूसरी कंट्री में होता है, और जो बाय बर्थ उसको दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई हो, तो उस माइनर चाइल्ड को 18 साल के होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये बताना होगा कि वो किसका सिटीजन रहना चाहता है। अगर वो रिनाउंस नहीं करता है, मना नहीं करता है दूसरी कंट्री के सिटीजन को, तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया की कैंसिल हो जाएगी। तो ये दो प्रोविजन आप इस कंपेयर करके देख सकते हो। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब खत्म कर देना। अब वो जो कब खत्म की जाएगी, जब जो एक सिटीजन है वो वॉलेंटरली, खुद से, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, कोई फोर्स नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरी कंट्री की सिटीजन एक्वायर कर लेते हैं। जैसे एक्वायर करता है तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट ये सिटीजनशिप कर दी जाएगी, हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके लिए आपको स्पेशल डिक्लेरेशन, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और वॉर के टाइम में ये अप्लाई नहीं होगा। फिर डेप्रीवेशन, डेप्राइव करना, किसी को उस अधिकार से वंचित रख देना, तो ये कंपलसरी टर्मिनेशन को डेप्राइवेशन बोलते हैं। कब? जब कब कब हो सकती है? जब सिटीजनशिप आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट के साथ हासिल करी हो। इन जनरल आपने फ्रॉड किया है वो नहीं, तब तो आप देखिए कितने लोग डेप्राइव हो जाएंगे। इन जनरल नहीं, जब सिटीजनशिप आपने नागरिकता ही फ्रॉड डॉक्यूमेंट या फ्रॉडुलेंट मींस के साथ में एक्वायर की हो, तब आप डेप्राइव कर दिए जाओगे सिटीजनशिप से। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी, अविश्वास, या एनिमी की आपने हेल्प की हो। इनका जो कम्युनिकेटेड और जो ट्रेडेड है, मतलब हेल्प की हो एनिमी की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने वॉर के टाइम में, तब आपकी सिटीजनशिप से आप डेप्राइव कर दिए जाओगे। आपने सिटीजनशिप एक्वायर की रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से, और 5 साल के अंदर अंदर आप 2 साल दूसरी कंट्री में इम्प्रिजन रह गए, इवन ये इस कंट्री में भी, तो भी आप डेप्राइव कर दिए जाओगे सिटीजनशिप। आप 7 साल लगातार इंडिया से बाहर रहे, तब भी आप डेप्राइव कर दिए जाओगे। कब कब नहीं किए जाओगे? नॉट अप्लाई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 7 साल रह सकता है,
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सर्वेंट है वो 7 साल लगातार बाहर सर्विस करते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सर्विस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और या फिर गवर्नमेंट की परमिशन से कोई बंदा किसी तरीके से जो बाहर रह रहा है, तो उनके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं, हम आपको वो टॉपिक सिंप्लीफाई करके वीडियो के माध्यम से यूट्यूब से आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।